नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं सुमित तीर जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे आजकल के विषयों पर, विशेषकर जो राजनीति चल रही है, जो नई सरकार बनने जा रही है और उसको लेके जो कहीं हर्ष है कहीं विषाद है। आपका स्वागत है सुमित जी। संजय सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम और शोभे बुलाने के लिए साधुवाद। तो सुमित जी, आज तो मोदी जी को तीसरी बार नेता चुन लिया गया। इस बार एनडीए ने भी चुन लिया। इस बार एनडीए की आवश्यकता पड़ गई। पिछले 10 साल से तो एनडीए की आवश्यकता पड़ी नहीं थी। और वो जाके राष्ट्रपति से मिल भी आए और 9 तारीख की शपथ भी तय हो गई। जी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि अपने भाषण में मोदी जी कहते हैं कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो पिछले 10 साल थे वो तो केवल ट्रेलर थे और असली जो है वो कड़े निर्णय अब हम देखेंगे अगले 5 साल में। तो यद्यपि सीटें जो है अवश्य इनकी आशा से बहुत कम आई, लेकिन अगले के तेवर तो वैसे की वैसे ढीले पड़े ही नहीं। सर, सबसे पहले हमें मोदी जी की मानसिकता को और मोदी जी के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। शेर शेर होता है और शेर कभी घास नहीं खाता, ये सबको समझना चाहिए और सबको मानना चाहिए। अगर आपको मोदी जी के साथ काम करना है तो मोदी जी का स्टाइल चलेगा, मोदी जी का तरीका चलेगा, मोदी जी का कार्यशैली चलेगी। ये मनमोहन नहीं है कि आप वो कोalition धर्मा बोलेंगे, अलायंस धर्मा बोलेंगे, एक आंख बंद कर लेंगे, बोले कोई बात नहीं यार, तुम टेलीकॉम ले लो, तुम एग्रीकल्चर लो, देश को लूटते रहो, मैंने कुछ देखा नहीं। वो वाली परिस्थिति मोदी जी के साथ नहीं चलेगी। मुझे लगता है इसीलिए आज उन्होंने एनडीए की जो बैठक हुई उसमें सिद्ध कर दिया और उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, भाई जो मेरा तरीका है, तौर तरीका वही चलेगा, वही कार्यशैली चलेगी। यू हैव टू कम विद मी, इट इज माई वे। देखिए सर, 240 पे अगर हम या किसी को यह भ्रांति हो, चाहे वो एनडीए के घटक दल ही हो, कि मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, हाँ 270 से कम है, बट 240 पे ये भ्रांति फैला रहे इंडिया अलायंस वाले कि मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है और तुम सब मिलके, पूरा विपक्ष मिलके 233 पे है और तुम पे मैंडेट है। 99 पे राहुल गांधी पे मैंडेट है, 240 पे मोदी जी पे मैंडेट नहीं है। ये मैथमेटिक्स का अपमान है, ये गणित का अपमान है। मुझे लगता है उन लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए जिनको ये भ्रांति है। और कोई भी हो सर घटक दल, किसी के 14 सीटें, किसी की 12 सीटें, किसी की 16 सीटें, नाम नहीं लूंगा, अगर वो सोचता है कि ये हावी हो जाएगा, ये अपना एजेंडा चला लेंगे, ये मोदी जी को डरा धमका लेंगे, मोदी जी को ना हाथ पकड़ के कहीं दस्तखत करवा लेंगे, वो तो होने वाला है नहीं। और एनडीए वालों को भी एक चीज बहुत क्लियर है संजय सर, जो तुम्हें मैंडेट मिला है वो भी मोदी जी के कारण मिला है। चंद्रबाबू नायडू अगर जीते हैं तो मोदी जी का उसमें हाथ है, जेडीयू वाले अगर जीते तो मोदी जी का उसमें हाथ है। आपको अकेले का ये मैंडेट नहीं है, मोदी जी ने आपके लिए काम किया, आप मोदी जी के बगल में खड़े होकर ये चुनाव जीते हो। ये सबको समझना, जानना और मानना चाहिए। जो आपकी राज्य की पॉलिटिक्स है वो अलग है, बट अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स में सोचो 10-12 सीटें लेके आप एजेंडा सेट करोगे, आप चीजों को चलाओगे और आप चीजों को आगे बढ़ाओगे, तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वही सिद्ध कर दिया, भैया चलेगी तो हमारी, चलेगी वही जो हम कहेंगे और चलेगी वैसी जो हम चलाते हैं। और ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बुलाया था अपना संडे को 6 बजे, प्रहलाद जोशी का जी वक्तव्य आया था कि जी शपथ ग्रहण होगा, मुहूर्त 6 बजे को उपयुक्त है। उसको देखते हुए तो मुझे लगता है आज मोर ओवर ये मैसेजिंग जो थी इंडिया वालों को थी कि बेटा तुम्हारा नंबर अब आने वाला। सर अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, अगर जब से केजरीवाल का नंबर आया,
अब देखिए केजरीवाल का जब नंबर आया तो सीटें कहाँ है केजरीवाल की, वहां कविता का नंबर आया, बीआरएस का सीटें कहाँ गई। तो ये जो लोगों को लगता था कि हम शासन प्रशासन से ऊपर है, आज केजरीवाल और कविता जी के केस स्टडी ने ये प्रूव कर लिया, अगर आप जिन्होंने स्कैम किए, जिन्होंने घोटाले किए, द लॉ ऑफ द लैंड कैचेस अप विद देम, तो उनका जो राजनीतिक वर्चस्व वो भी घटता है, उनका राजनीतिक कद भी घटता है। अब ये जितने भी लोग हैं इंडी वाले हैं, अगर इनके कोई स्कैम है, अगर इनके कोई प्रॉब्लम है, जो कई सारी है, तो मुझे लगता है केजरीवाल मॉडल और बीआरएस मॉडल इन पे अपनाया जाएगा। और यही बाकी ये जो समाचार, ये जो संदेश है, जो एनडीए के घटक दल है उनको भी दिया जा रहा है। सर ये यूपी में थोड़ा सेटबैक आया, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में सेटबैक आया, मानते हैं, पर 240 पे मोदी जी के कद काठी का कोई नेता भारत में नहीं है, किसी की औकात आज के डेट में भी नहीं है 240 सीटें निकाल दे इनमें से कोई भी नेता। हाँ, ये राहुल गांधी तो वो विद्यार्थी है जो 33% लाता था, आपकी बात 42% लाए तो पापा उसके तालियां बजा रहे हैं। नॉट लिटरली, आई एम नॉट ट्राइंग टू से फादर, बट आप क्या बात कर रहे हैं, उसकी तो बाँछें खिल गई। 52 सीटें थी, ऑलमोस्ट 99 हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। सर 99 तो आपकी बिल्कुल बात सही है सर। 35-33% वाला विद्यार्थी अगर 45% लाए, 48% लाए, तो घर में मिठाइयां बढ़ सकती है, पर उससे जीता तो नहीं जाएगा ना। अब हमारे माननीय केजरीवाल जी दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 10, तुम्हारा केजरीवाल आत्मा परमात्मा सब कुछ कहते थे, पर अगर प्रधानमंत्री बनना उसके लिए सीटें जीतनी पड़ेगी ना सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ना, सलीम जावेद से इमोशनल स्पीचें लिखवा के तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो राहुल गांधी जो सीटें आई है वो उसको आई है अलायंस के चक्कर में, 6-7 सीटें, नहीं तो यूपी में आना तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। चलिए एक बार उसका सट्टा लग गया, तब भी 99 पे ना कोई सरकार बनती है, ना बनी है, ना कभी बनेगी। तो अगर राहुल गांधी इसमें खुश हो रहे हैं तो मैं अगली बार आपको गारंटी दे रहा हूं, अगले चुनाव में ये फिर 40-50 पे आएगा, अगर ये चुनाव लड़ने लायक रहे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया अलायंस जो अभी दिख रही है आपको, जिस प्रकार में दिख रही है संजय सर, ये कुछ महीनों में वैसी दिखेगी नहीं। वैसे 233 रहे नहीं, मेरी गलती, 230 हो गए, क्योंकि कल गोपाल राय ने कहा हमारी दोस्ती कांग्रेस के साथ खत्म, तो 3 सीटें वहां के निकली, 203 रहे। ममता बनर्जी आई नहीं, उद्धव भाऊ आए नहीं, तो अगर इनकी सीटें में डाल लो 40-45 सीटें ये निकल गई, तो ये तो वैसे 200 के नीचे आ गए। अब ये देखना है कि मुझे ये 150 के नीचे कब तक आते हैं। वैसे भी संजय सर जो कांग्रेस के एमपी है 99, आप बताइए इनका कांग्रेस में भविष्य क्या है। अगर 2/3 डिफेक्शन हो जाए वो तो 100% लीगल है, 100% परमिटेड है। तो ऐसे कई सारे घटक दल हैं जिन्हें लगा रहा है आपकी भाई सत्ता वत्ता बनेगी नहीं, पावर वावर मिलेगा नहीं, राहुल भैया के साथ चिपक के कोई फ्यूचर नहीं है। आप देखेंगे एक एक करके पतली गली से कटते रहेंगे। अगर अब मैं ममता और उद्धव के आज नंबर जोड़ दूं, ये तो ऑलरेडी 200 के तो नीचे आ ही गए, 200 के नीचे तो नंबर दिख ही रहा आज इनका। तो ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम क्या दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ये पूरे मिलके भी तन्हा रह गए। और मैं इनको याद दिला दूं, एक मोदी सब पे भारी, तुम सब मिल गए थे, पूरा विपक्ष एक साथ आया था। यूपीए में कुछ पार्टियां थी, इंडी में सारी पार्टियां थी, तब भी मिल के मोदी जी से कम मैंडेट है तुम्हारा। तो भाई एक मोदी सब पे भारी। अब मोदी जी तो ऐसे विद्यार्थी 99% नहीं आए, तो 89 पे आप कहते हो भैया तुम तो फेल हो गए, तुम तो 99% वाले हो, 89 कैसे आए? ठीक है 89 आए हैं, पर तुम तो भैया 40% वाले हो। तो 40% वाले 89% वालों पे आक्षेप ना करे, ये उनको सलाह है। और अमित भाई शाह अभी सक्रिय होंगे, और जब वो सक्रिय होंगे और तुम्हारे कितने लोग बचेंगे, कहाँ कहाँ बचेंगे, ग्रेप वाइन टॉक है सर, 30 कांग्रेस के एमपी भाजपा के संपर्क में, ऐसा ग्रेप वाइन में टॉक है, हवा में ऐसी अफवाहें हैं। अब देखिए क्या होता है, कहाँ का किस करवट उड़ बैठता है, तो देखने की बात है। मोदी जी ने अपना स्टैंड सबको समझा दिया। ये मैसेज इंडी वालों को भी थी और अंदर वालों को भी थी, बाहर वालों को भी थी, कि भाई ये मोदी है, यहां ये चलेगा नहीं, ये आप समझ लो जी। तो आज मैंने देखा नीतीश कुमार ने तो पैर ही छू लिए। सर एक बात बताइए, नीतीश बाबू कहाँ इंटरेस्टेड है? नीतीश बाबू के हम जरा हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाएं। नीतीश बाबू इंटरेस्टेड है स्टेट में। उन्हें पता है अगर वो सेंटर में आएंगे, अगर उन्हें मान लीजिए अपने बहुत बड़ा मंत्रालय भी दे दिया, व्हाट इज हिज फ्यूचर? फ्यूचर तो कुछ है नहीं सेंटर में। नीतीश बाबू मोदी तो है नहीं कि 250-300 सीटें निकाल ले अपने धमखम पे, वो तो बात है नहीं। ना उनकी पार्टी है, ना उनका संगठन है, ना वो पैसा है, ना वो वर्चस्व है, ना ही वो पकड़ है राजनीति पे। अब बिहार में अलायंस करके उन्होंने 10-12 सीटें निकाली, वो भी मोदी जी के सौजन्य से, मोदी जी के सानिध्य में उन्होंने वो सीटें निकाली, अच्छी बात है।
अगर वो सेंटर आएंगे तो उसके बाद तो रिटायरमेंट ही होगा उनका, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते। तो उनके मस्तिष्क में बिल्कुल सटीक बात बैठ गई है। वो चाहते हैं कि मैं स्टेट में हूं, स्टेट में वो तब तक रहेंगे जब तक उनकी जरूरत सेंटर में है। बिहार में चुनाव आने वाले, तब तक वैसे ही वो कुछ हरकत नहीं करेंगे। उनका इंटरेस्ट है स्टेट। और तेजस्वी यादव बिल्कुल खत्म हो चुका है। 200 सीट, 200 रैलियां करने के बाद आप देख रहे हो उसका उसका 0/सन्नाटे वाली परिस्थिति हो गई है, केजरीवाल से मिलती जुलती है। तो अब ये जो उनकी परिस्थिति है, ऐसे में तो गोल्डन चांस है नीतीश बाबू के लिए स्टेट में रहना, स्टेट की राजनीति पे अपनी पकड़ बनाए रखना। सेंट्रल में आएंगे तो न स्टेट के बचेंगे न सेंटर के बचेंगे, तो नीतीश बाबू जानते हैं। अब नायडू जी की बात करें, नायडू जी को क्या चाहिए सर? नायडू जी को 10 साल वो राजनीति से बाहर रहे, उन्हें अमरावती चाहिए, उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। पर हाँ, कैरेक्टर थोड़े अनस्टेबल है वो। जैसे वो थोड़े स्टेबल होते तो उन्हें अपना सेंट्रल एम्बिशंस दिखने लगते हैं। अगर उन्हें लगता वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। 10-12 सीटें लेके कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। केजरीवाल जी की तरह भ्रम की जिंदगी ना जिए, भ्रमित ना रहे कि 30 सीट, 8 सीट, 10 सीट में प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनना है तो 250 सीटें जीतने की औकात रखें। अगर राहुल गांधी 99 सीटों पर प्रधानमंत्री का कंटेंडर नहीं है, वैसे मेरा कहना राहुल गांधी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो पक्की बात है। तो ये 8 सीट वाले, 10 सीट वाले, 12 सीट वाले इस भ्रम और भ्रांति को भूल जाए। और वैसे भी ये भानुमति का पिटारा जो इंडिया अलायंस है सर, ये चलता नहीं है। इसमें आपने सीमेंट और सरिया डालने की कोशिश की थी, हम सत्ता बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हमारा शासन आएगा। वो सारे इरादे ध्वस्त हो गए हैं। संडे के दिन मोदी जी बन रहे फिर से प्रधानमंत्री। और अब की बार जो मोदी आएंगे, ये पहले से 10 गुना एग्रेसिव होके आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ पीछे कमियां रह गई हैं, वो समझ, उनका आकलन हो गया, वो सारी कमियों को पूरा करना है। और अब भाजपा को बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके बिल्कुल डायरेक्ट राजनीति करनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर समुदाय का वोट न मिला है, न मिलेगा, न कभी मिलने की संभावना है। 80-20 वाली राजनीति है। राजधर्म आपका 100 वाला है, राजधर्म आपको 100 पे ले जाता है। पर जो राजनीति है संजय सर 80-20 वाली, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, ये बिल्कुल समझ आ गया है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आगे चलना है हमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वक्फ बोर्ड है, मंदिर वाला मसला है, चाइना, पाकिस्तान, जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स है, काफी थ्रेट्स है। और 5 साल में हमें उन सबको सटीक करना है, 1000 साल के राज्य की नींव रखनी। इसीलिए मोदी जी ने कहा था ये तो जो पिछले 10 साल थे तो ट्रेलर है, अब मैं खुल के खेलूंगा। और खुल के खेलने का समय आ गया है। क्यों? अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अब 5 साल है सर, इसमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सबको मौका दे दिया, आपने सबको मौका दे दिया। रामपुर के बूथ की तो आपको स्टोरी पता ही होगी संजय सर, आपने उस पर ट्वीट भी किया था, मैंने आपका ट्वीट देखा। तो ये चीजें ना खुल के सामने आ गई। और मैं डायरेक्ट बोलूंगा, जो मुस्लिम समुदाय के पास एक सुनहरी अवसर था, सुनहरी मौका था, उन्होंने वो खो दिया है। उन्होंने ये बता दिया, भाई वही बात चलती, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम वोट नहीं देंगे। बहरामपुर की बात करें, हमारे बंगाली बाबू अधीर रंजन चौधरी 4-5 बार से वहां से सांसद, और उन्हें हराता कौन है? हाँ, हराता कौन है? गुजरात का लोंडा। गुजरात का लोंडा आता, वो हरा जाता उनका। वो तो अब मैं पूछता ममता दीदी से, ये यूसुफ पठान गुजराती है क्या? नहीं है, ये सॉरी बंगाली है, कि तो गुजराती है। अब तो बंगाल वाला, बाहर वाला कहते थे, बाहर वाला है। हारा क्यों? बहरामपुर में 52% मुसलमान आबादी, 52% मुसलमान वोट में किसी भी मुसलमान को आप लाइए, टिकट दीजिए, वो जीत जाता है। सन ऑफ सॉइल हार जाता है। तो ये जो कांग्रेस का कार्डर है, ये जो ममता का हिंदू कार्डर है, इनको भी अब आकलन करना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी जी, आपके हाथ से निकलती हुई जो सत्ता है और जो आपके हाथ से निकलता हुआ समाज है, उसका केस स्टडी है अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन। वैसे बाहुबली भी माने जाते, काफी बड़े नेता है। अगर ये यूसुफ पठान से हार जाते हैं तो आगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा? टीएमसी के हिंदू का हिंदू, तुम्हारा कांग्रेस के हिंदू, तुम्हारा आगे क्या भविष्य होगा? ये देखो, कोई भी मुसलमान कहीं से लाया जाएगा, उसको सीट दी जाएगी, एक तरफा वोटिंग होगी, बंगाली, बिहारी, बहारी, बंगाली, नॉन बंगाली, सब धरा का धरा रह जाएगा। यूपी में देखिए, ये तो समझना चाहिए, क्योंकि भाई आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना, ये पूरे इन्होंने इसको लीडर बना लिया। वो तो एक शिया था जिसको पता भी नहीं था कि शिया नमाज और सुन्नी नमाज में कोई फर्क होता है। वो तो सुअर का गोश्त भी खाता था, पोर्क खाता था, सब करता था, वाइन पीता था, सब कुछ करता था। लेकिन इनका जब मतलब हुआ तो उसको भी अपना लीडर बना लिया, कायदे आजम बना लिया।
बिल्कुल बना लिया। और उसकी तो क्यों? बेटियां क्योंकि क्योंकि वो अंग्रेजों से नेगोशिएट कर सकता था अच्छी तरह से, इसलिए उसको भी बना दिया। वो भी सर उनका रिलीजियस लीडर बन गया। सर ये शिया सुन्नी का फर्क तो पीस टाइम फर्क है, ये वॉर टाइम फर्क नहीं है। पीस टाइम में तो फर्क होगा, पर जब वॉर टाइम होगी, आप देखिए रईसी सऊदी अरबिया नहीं गए, एमबीएस नहीं कह रहा कि मैं जाऊं ईरान जाऊंगा, कहाँ है शिया सुन्नी का फर्क। और जब 52% मुसलमान की बात करते तो वहां शिया कितने, सुन्नी कितने, पसमानदा कितने, अशरफी कितने, वो डिवीजन दिखता है नहीं। पूरी एक तरफा वोटिंग होती है यूसुफ पठान को जिताने के लिए। अगर मैंने तो ये भी देखा, मुझे पता नहीं कितना ठीक है, चलिए मेरे पास ये कोई। तो पॉइंट हो गया, इसको तो दैट पॉइंट इज वेल टेकन, हमें पता है कैसे होता है, वो तो सब देखा है। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं हम्म वो पहले खुश थे, अब दुखी दिख रहे हैं, क्या चक्कर हुआ? सर उनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उन्हें लगता था कि राहुल गांधी का सितारा चमकेगा, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू साइन कर रखा है, चाइना से प्रेशर डलवाएंगे, राहुल गांधी पे ट्रेड खोल देंगे। ये जो हम आतंकवादियों को मार रहे हैं एक एक कर करके, ये हम खत्म कर देंगे। वहां JNK का मसला फिर शुरू कर देंगे। और जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान के यहाँ लोग हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट है, जो भारत के गद्दार पाकिस्तान के यार है, जिन पे क्रैकडाउन होने वाला है, आप देखिए 100% पे क्रैकडाउन होगा, वो बच जाएंगे। उनकी तो मंशाई थी वो तो। आप देखिए फवाद चौधरी क्या कह रहा था, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और केजरीवाल, इन तीन व्यक्तियों को तो फवाद चौधरी खुल के सपोर्ट कर रहा था। फिर भी केजरीवाल ने तो जवाब दे दिया, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने तो आज तक जवाब नहीं दिया। तो ये जो उनको लग रहा था कि मोदी जी के हाथ से सत्ता निकल गई, और उन्हें पता है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए भी उनके नीचे रह के काम करेगा। और उन्हें ये भी पता, अमित भाई जो है इस परिस्थिति को ऐसे ही नहीं रहने देंगे। बहुत जल्दी एनडीए 350 पौने 400 के आंकड़े पे आएगा, और राहुल गांधी की परिस्थिति होगी 150 के नीचे। 150 के नीचे उसकी हालत होगी, वो ना लिक्विड ऑक्सीजन में रखेंगे उसको। लिक्विड कहते हैं ना, लिक्विड आपको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा, तो वो वाली परिस्थिति होगी इंडिया वालों की। ये सलक, दे विल कीप ऑन सल्किंग, किलसते रहेंगे, सलगते रहेंगे, ड्रामा करते रहेंगे, पर सत्ता से उतने ही दूर रहेंगे। और 5 साल बाद परिस्थिति होगी सर कि ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आखिरी सट्टा था इनका, सब साथ आगे। कुछ इन्होंने पैंतरेबाजी की, कुछ इनके वो फर्जी गारंटी कार्ड वगैरह जो इन्होंने बांटे, जो मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं कि भाई हमारे लाख रुपए कब आ रहे हैं, वो गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड उन्होंने एक आध बार चला लिया, अगली बार नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि हिंदू और सचेत होगा, और जो अभी गलतियां कहीं कहीं हुई है उनको हम कवर करेंगे। हाँ, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी खबर यह है कि मोदी जी वापस आ गए, और 5 साल तक तुम और सड़ोगे और गलोगे और मरोगे, और 5 साल बाद यू विल सीज टू एग्जिस्ट। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता 5 साल बाद पाकिस्तान तो होगा ही नहीं, तो खत्म हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, टुकड़ों में बिखर गया होगा। और इसके पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान के कई सारे मालिक होंगे। कोई चीनियों के अंडर होगा, कोई यूएई के अंदर होगा, कोई सऊदियों के अंदर होगा। अल्टीमेटली जो जेनेटर का काम करते हैं, जेनेटर मतलब आप समझते हैं ना सर, सफाई कर्मचारी, वो काम दुनिया भर में पाकिस्तानियों को आउटसोर्स होंगे। ये सारे मुसलमान, अशरफी मुसलमान दुनिया भर के पाकिस्तानियों से ये काम कराएंगे। ये पूरा ठेका पाकिस्तान की पुश्तो दर पुश्तो इनका बिजनेस होगा, और इनको अरबों के बाथरूम ही साफ करने, ये इनका भविष्य है। कोई दोस्त वोस्त नहीं इनका। चीनी रखेंगे तो जिंजियान में उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया, तो तुम्हारे साथ क्या प्यार वाला बर्ताव करेंगे। वो तो इवन जिंजियान में लोग के ऑर्गन बेचते हैं। तो भाई तुम्हारे साथ पाकिस्तानियों यही होने वाला, तुम्हारे कई सारे मालिक होंगे, या तुम अरबों की नौकरी करोगे, उनका बाथरूम साफ करोगे, या चीनियों का बाथरूम साफ करोगे, करना तुम्हें वही है। और तुम्हारे अशरफी वशरफी तब तक निकल लेंगे, और बाकी तुम वही सड़ते गलते रहोगे। तुम्हारा ये हाल है। और इस चीज से तुम्हें बचा सकता था अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो ये आपके दिल पे बार है। और अगर मैं आज को एक और बात बता दूं, इनमें से कुछ लोगों को ये भ्रांति है संजय सर कि ये दुबई जाएंगे, शेख अल नयन से बोलेंगे और वो मोदी जी का हाथ पकड़वा के कुछ करेंगे। भाई बार बार कह रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मोदी जी का हाथ पकड़ के हस्ताक्षर करवा ले। देयर इज नोबडी लाइक दैट। ऐसा कोई, प्रभु ने ऐसा कोई व्यक्ति या शक्ति को पैदा ही नहीं किया। और आप सोचते हो कि अल नयन साहब के पास जाएंगे या इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मोदी जी को आप ना कंट्रोल कर पाएंगे, ना आपका एजेंडा चलेगा। और अब आपका भी एंड गेम शुरू हो गया, क्योंकि ये जो आपने कांग्रेस को समर्थन दिया इनडायरेक्टली, ये जो अपने भारत को तोड़ने की कोशिश की है, जो आपके लोग आईटी सेलों के साथ मिल के विपक्ष की जो काम करते थे, ये सारी कहानियां साफ आ गई है। ये जो आपके लोग अलतकिया कर रहे थे सामने आ गया है।
और ये जो आपने कंप्लीट वन साइडेड अप्रोच लिया, आपने भारत को बदनाम करने की कोशिश की, ये चीजें भी सामने आ जाएगी। आपने यहाँ के मुसलमानों का भी दिमाग खराब करने का काम किया। सबका हिसाब होगा संजय सर। अब तो हिसाब किताब का टाइम आ गया, तैयार रहो, अब तो हिसाब किताब होगा तुम्हारा। और एक और बात है, अननोन गनमैन जो भी उनको प्रोत्साहन दे रहा है, अच्छी बात है, वो कार्यक्रम करते रहेंगे। मुझे लगता है अननोन गनमैन का जो टारगेट रेंज है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। और सर वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर में कौन कौन आता है वो देख लो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी ना फौज, ना आर्मी, ना पुलिस पुलिस पंजाब वाली, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस कोई तुम्हें पुलिस ना बचा नहीं पाएगी, तुम्हारा कोई बचा नहीं पाएगा। और ये फवाद चौधरी भैया ये निकल ले गए अमेरिका और तुम्हें छोड़ जाएगा गिद्धों के हवाले। अब देखो तुम्हारा, देखो भैया तुम्हारा तो दे एंड पक्का है, ऐसे भी वैसे भी कैसे भी। और मोदी जी अब की बार गुस्से में सर, मैं जो उनके बॉडी लैंग्वेज स्टडी कर रहा हूँ, जो उनको देख रहा हूँ, वो अब की बार गुस्से में है। अब मोदी जी के पास जो सब्र की सीमा थी, जो धैर्य का दायरा था, वो ब्रीच हो चुका है। नाउ यू विल सी अ डिफरेंट मोदी। ये बहुत एग्रेसिव मोदी आएंगे। कुछ सोरोस का करेंगे क्या? सोरोस का करना है, जो उसके इंजर पिंजर यहाँ है, जो उसके पट्टे यहाँ है, उनको एक एक करके उठा लो, उनका हिसाब किताब होगा एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। और देखिए सर, केजरीवाल मॉडल ने तो एक चीज प्रूव कर ही ली है। जब लोग जेल में जाते हैं, या कविता जी की बात करें, जब लोग जेल में जाते हैं उनका राजनीतिक वर्चस्व भी खत्म होता है। ये जो केजरीवाल को लगता था मुझे जेल में डाल के मैं हीरो बन जाऊंगा, 3 सीटों पे सिमटे केजरीवाल। 23 सीटों में से 3 सीटें, जहां पंजाब में इनके पास पूरी सत्ता, वहां 3 सीटें इनकी। आप खुद समझिए क्या होता है इससे। मॉडल मिल गया है, काम करना पड़ेगा। हाँ, एक अनफॉर्चुनेट जो हमारे साथ अब इस चुनाव में हुआ, ये एक रशीद इंजीनियर जीत गया और वो अमृतपाल जीत गया। दिस इज द ओनली अनफॉर्चुनेट पार्ट। और ये हमें एक और चीज बताता सर, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, आप मुझे माफ कीजिएगा। मुझे तो ये लगता है इसमें अब अपने को एक ये लॉ लाना पड़ेगा कि जो लोग जो हैं वो जिनके ऊपर टेरर ऑफेंसेस के चार्जेस हैं, या जिनके पास ट्रीजन के जो चार्जेस हैं, दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। एब्सोल्युटली राइट सर, मैं यही कहने वाला था। वो तो हमें परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर आज बुरहान वानी या सब्जार भट्ट को भी जेल में डाला होता तो देखिए जो लोग, क्या आपने लॉ बना रखा है, लॉ ये है कि 2 साल से ऊपर जो कन्विक्टेड है, तो 2 साल का कन्विक्शन किस चीज में होता है? 2 साल का कन्विक्शन तो बड़ी पेटी क्राइम्स में भी हो जाता है, छोटे क्राइम में डेफेमेशन में हो जाता है। जी। तो लेकिन जो लोग जिनके ऊपर चार्ज भी है, अगर उनके खिलाफ चार्जशीट है आपकी टेरर चार्जेस की या ट्रीजन की, जी तो सर, दे शुड नॉट बी अलाउड। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर यही परिस्थिति चलती रही तो एक दिन अगर बुरहान वानी जिंदा होता, वो भी एमपी बन गया होता, सब्जार भट्ट भी एमपी बन गया होता। तो ये काफी, इस इलेक्शन के बाद काफी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। हमें कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेरे को अब भी लगता है सर, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, मैं डायरेक्ट बात करूंगा सर, ये जो इंडिया अलायंस को थोड़ा वो मैंडेट मिला है, इससे ये जो 0.5 वाले, इनको काफी प्रोत्साहन मिल गया। ये जो यूपी में सेटबैक आया 0.5 को काफी प्रोत्साहन मिल गया, बंगाल में थोड़ा सेटबैक हुआ, 0.5 को काफी प्रोत्साहन मिला। तो इनको एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा जो आने वाले 50 साल तक दिल और दिमाग में सेट होके रहे कि एक बार चीट कोड होता है ना गेम में सर, चीट कोड डाल के यू कैन वंस गेट अ बूस्ट, बट चीट कोड इज नॉट द नॉर्म। ये आपने एक बार कर लिया, पर अब ऐसे मैंडेट कर लाने पर ऐसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। क्योंकि हमारा चैलेंज जो है, मेरे मानते इस देश का सबसे बड़ा चैलेंज है 0.5। ना पाकिस्तान है ना चाइना, वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। देखिए, यहाँ किसी की औकात नहीं आएगी, कोई यहाँ लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सकता, ऐसी कोई शक्ति महाशक्ति है ही नहीं। एक्सटर्नली वी आर क्वाइट सेफ, बट जो 0.5 है, इसको अब हमें टैकल करना पड़ेगा। और कुछ न, आप कहिए ना कहिए, पाकिस्तान का और इनका रिलेशन तो है ही कहीं ना कहीं। अब देखिए, जो फेक करेंसी आती थी, वो कहाँ आती थी सबसे ज्यादा? वो आती थी यूपी के बॉर्डरों में। वहां यूपी के बॉर्डरों में किन के गांव है, किस कौन सी संप्रदाय वहां है जो वहां मेजोरिटी में? ये आती थी कश्मीर में। ये यूपी के बॉर्डर और कश्मीर में ये संप्रदाय ये क्यों आती थी, आप बताइए? राजस्थान क्यों नहीं आती थी? राजस्थान से भी तो बॉर्डर मिलता है, गुजरात से भी तो बॉर्डर मिलता है। राजस्थान और गुजरात में फेक करेंसी क्यों नहीं आती थी? जहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजोरिटी में है, उन्हीं जगहों के थ्रू फेक करेंसी को भारत में इंजेक्ट क्यों किया जाता था? 6-6 महीने हड़ताल करते थे और दुकान और किसी के घर, सबके घर कैसे चलते थे? 8-8 महीने हड़ताल करते थे, घर कैसे चलते थे? ये ऐसे चलते थे।
और एक बात तो संजय सर मेरे को बड़ा दुख हुआ, हम बड़े खुश हो रहे थे 57.6% पोलिंग हुई है, पर किसके लिए हुई? रशीद इंजीनियर के लिए। उमर अब्दुल्ला हारता है और रशीद इंजीनियर जीतता है। ये भी एक चीज समझने की है सर, ये भी हमें काफी आकलन बताती है कि दिल और दिमाग कहाँ है। मुझे याद है आपने एक बार पूछा था जयपुर डायलॉग पे कि सुमित जी क्या भाजपा कश्मीर में जीतेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जीतेगी सर, कोई चांस नहीं है जीतने का। अब भाजपा तो छोड़ी है, या तो उमर हार के रशीद इंजीनियर जीत जाता है। तो ये चीजें भी एक लेसन देती है हमें, ये चीजें भी हमें बताती है कि आने वाले समय में क्या क्या ऐसे मेजर लेने चाहिए कि ये परिस्थितियां फिर सामने न आए, क्योंकि देश के लिए ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है और इनको हमें टैकल करना पड़ेगा। जी। तो आपके जो दूसरे मित्र हैं जो दूर बैठे हैं, कौन से वाले? अमेरिका में बैठे हैं, ब्रिटेन में जी जी बैठे जी। हैं, मीडिया वाले मित्र खास तौर से, उनके क्या हाल चाल है? सर वो आज उन्होंने शैंपेन तो खोली थी, पर कॉर्क खोल दिया, आधा गिलास लिया और बाकी आधा गिलास वापस डाल दिया। पूरा गिलास पलटा, आधा गिलास वापस डाल दिया। कहता हाय अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये क्या हो गया मोदी? फिर वापस। और जो मोदी जी के वो तेवर देख रहे हैं ना सर, उनको डर लग रहा है तेवरों से। कहते हैं ना, एक कहना ना तो नहीं चाहिए, बट एक कहते हैं ना जख्मी शेर, जख्मी शेर बहुत बहुत खतरनाक हो जाता है सर। मोदी जी को थोड़ा जो आपने खरोचा है, जख्मी तो नहीं कहूं, जो आपने थोड़ा खरोचा है, अब ये मोदी, ये तो इजराइल से भी खतरनाक है। इजराइल और मोदी जी के सामने तो एक चीज बहुत कॉमन है, ये अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते किसी से भी, कभी भी, कहीं पे भी। तो जिन्होंने मोदी जी को खुरचने की कोशिश की है और खुरचा है अब की बार, भाई वो देख लो तुम्हारा क्या होगा। और ये जो ये अमेरिका के मित्र है, अभी तो बड़ी एक इन्होंने शैंपियन वैम्पियन खोल दी थी, गाधा गिलास वापस पलट दिया। काहे को? कह रहा है ये तो फिर वापस आ गए। देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब का पूरे आप चुनावी प्रकरण में देखिए, उन्होंने सीधा सीधा कहा आप हमारे चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हो। जबकि व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी है, कल मैं उसका वक्तव्य सुन रहा था, उसने कहा कि भाई काफी अच्छा इलेक्शन हुआ है और इलेक्टेड गवर्नमेंट है। किसी ने सवाल पूछा था, ही डिड नॉट रिएक्ट एनीथिंग, उसने बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन दिया। पर यह भी सच आया है कि यूएस मीडिया में खबरें चल रही है कि भाई यूएस का ये भी प्लान था कि उनका, मैं ध्यान नहीं आ रहा किसने ये वक्तव्य दिया था, इसका डेजिग्नेशन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, कि अगर कभी न्यूक्लियर युद्ध की परिस्थिति हो गई कि यूएस इंडिया को न्यूक करेगा, ताकि वो नहीं चाहते कि अगर न्यूक्लियर वॉर के बल इंडिया महाशक्ति बन के उभरे। ये बहुत पहले से यूएस का एक थॉट प्रोसेस रहा है कि इंडिया को उभरने नहीं देना। अब ये थॉट प्रोसेस भी सामने आ गया है। आप देखिए यूएस का इंटरफेरेंस नहीं रहा इलेक्शन में, बिल्कुल रहा। यूएस की केजरीवाल से क्या रिलेशन थी, यूनाइटेड नेशंस की केजरीवाल से क्या रिलेशन थी, जर्मनी के केजरीवाल से क्या रिलेशन है। केजरीवाल को लेकर बड़ा चिंतित थे वो, और उनके रोज हमारे इलेक्शन पे कहीं ना कहीं टिप्पणियां उनकी उल्टी सीधी आती रही। अब ये जो मीडिया के मित्र है, अब इनको लगता है इनके 5 साल की रोटी कैसे चलेगी अमेरिकनों की, क्योंकि 5 साल तो आपको वेट करना पड़ेगा ना। मोदी जी तो 5 साल तक रहेंगे, अब 4.5 साल बाद आप एक्टिव होंगे, तब तक आप जो कहते रहेंगे कहते रहिए। मुझे लगता है अब की बार मोदी जी का और योगी जी का जो कंट्रोल है पावर पे और मजबूत हो गया है, और बड़ी हिंदू जागृति हो गई है। जो कोई हिंदू अब भी जागृत नहीं था, वो जागृत हो गया सर, और उससे समझ आ रहा है कि परिस्थितियां कहां से कहां जा रही है। अमेरिका अल्टीमेटली भारत के राइज से खुश नहीं है। उन्हें लगता आज नहीं तो 10 साल बाद भारत उनकी सबसे बड़ी समस्या इसलिए बनेगा कि तब तक न चाइना होगा ना पाकिस्तान होगा। और अमेरिका में आप देख रही है कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो रही है, इकोनॉमिक परिस्थितियां क्या हो रही है। होमलेस की संख्या ऑल टाइम हाई है, क्रेडिट कार्ड डेट ट्रिलियंस में आप पहुंच गया है। हर 30 दिन, हर 90 दिन में 1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा है। और अब तो नोट छाप के भी वहां काम नहीं होगा, क्योंकि इतने नोट वो छाप चुके हैं। तो अमेरिका भी की भी परिस्थिति कुछ अच्छी है नहीं। और यूक्रेन में, और जो यूक्रेन रशिया का वॉर था, वहां वो रशिया को पछाड़ नहीं पा रहे। तो ऐसे परिस्थिति में ट्रंप के साथ रोज राजनीतिक दाव पेच हो रहे, कभी इसमें फंसा रहे, कभी उसमें फंसा रहे। पोस्टल बैलेट से जो देश चुनाव जीतता है, जहां सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ता चुनाव के नतीजों को लेके, जहां ये पता लगता है एक और बंच, वो कहते हैं ना, वी फंड वन मोर बंच ऑफ पोस्टल बैलेट्स। मतलब जैसे मुझे लगता है ना, कहीं कहीं मैं बाहर गया था, एक टोकरी मिली भाई साहब, वो कहता आम के बगीचे में टहलो तो 3 गिरे हुए आम मिले। कोई पोस्टर बैलेट का ठेला यहाँ मिल जाता, कोई वहां मिल जाता, उससे सरकारें बनती है। उन्हें तो हमारी डेमोक्रेसी पे बात करने की उनकी औकात नहीं है, और उन्हें भी ये समझना चाहिए वो मोदी को नहीं हिला सकते। सर सच्चाई तो ये है, पूरी दुनिया, हमारा विपक्ष,
बाहर के लोग, ये वेस्टर्न कबाल, ये सोरोज, ये डीप स्टेट, सब मिलके मोदी जी को हिलाना चाहते थे। अगर उसके बावजूद, और जिन लोगों ने हमारे पीठ पे खंजर बोका है, उसके बावजूद भी 240 सीटें आती है, तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और मैं कह रहा हूं चुल्लू भर नहीं, 1 चम्मच पानी में डूब मरो, तुम मिलके नहीं हरा पाए। तुम सब, पूरी दुनिया की शक्तियां एक साथ जुड़ गई, मोदी को हराना है, तब भी तुम नहीं हरा पाए। वास्तविकता ये है। ये जो फंडिंग आई है सर, कांग्रेस तो कह रहा मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए, कह रहा मेरे पास बिजली का बिल देने का पैसा नहीं, चुनाव में तो पैसा बहुत लगा है, कहां से आया पैसा, कहीं से तो और पैसा उन्होंने आया जो ना कार्ड बांटे वो सर का। इससे बड़ा स्कैम भारत के इतिहास में कोई नहीं है। ये जो कार्ड बांटे, तो मैं आज पूछता हूं, राहुल गांधी कह रहे हर युवक को पहली नौकरी 1 लाख रुपए की, मतलब कोई भी आपकी कैपेबिलिटी, अब 10वीं पास हो, आपकी पहली नौकरी 1 लाख रुपए की, हर महिला को 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने का, दिन का 400 रुपए, ठीक है सर। तो मैंने कल देखा, महिलाएं थी, मुसलमान महिलाएं 3-3 कार्ड लेके घूम रही थी, और एक उनके घर में नौजवान होगा, और फेसबुक करो, रील बनाओ, उसका 1 लाख रुपया। तो मतलब घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लाख रुपए की व्यवस्था आपकी घर बैठे हो जाएगी। 50,000 रुपए महीना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वो जो है ना, आपकी रिप्रोडक्टिव रेट को मेंटेन करना है, रिप्रोडक्टिव की जो रेट है उस गति को बढ़ाना, बाकी आपने कुछ नहीं करना। ये तो राहुल गांधी की नीति है। पर सवाल यह है, राहुल गांधी का शासन प्रशासन आया नहीं, ये राहुल गांधी पैसे कहां से देंगे? कांग्रेस के फंड से देंगे, पर्सनल फंड से देंगे, वाड्रा जी की प्रॉपर्टी को नीलाम करके देंगे, कहां से देंगे पैसे? भाई सर, ये अगर आप ये हिसाब लगाइए, ये तो भारत के बजट से 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा कहां से देंगे राहुल गांधी। और अब जो ये मैं कहता हूं आज, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए? जो नीचे उन्होंने कार्ड भरा है, नाम लिखो, पता डालो, और हम तुम्हारे खाते में पैसा मैं डालेंगे। तो ये कहता हूँ, ये स्कैम नहीं तो क्या है? ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। और बिल्कुल। ये जो दूसरी पार्टी जैसे बीजेपी इससे इफेक्ट हुई है, तो उसको तो इसकी एफआईआर करनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट भारत का सबसे बड़ा स्कैम है सर। अगर आप क्वांटम ऑफ पैसा देखें, भारत के बजट से 5 गुना ज्यादा, और राहुल गांधी की फोटो लगी, नीचे फॉर्म भरा, भैया लिखो नाम पता, हम आपके अकाउंट में टकाटक पैसे भेज रहे हैं। अब कर्नाटका में इतनी महिलाएं पहुंच गई, मुस्लिम महिलाएं, कहां? पोस्ट ऑफिस, भैया हमारे खाते खोलो। और ये सर क्या देख रहा हूं मैं, ये केवल मुस्लिम महिलाएं क्यों पहुंच रही वहां पे? हिंदू महिला तो कोई नहीं पूछ रही। क्या ये एक पर्टिकुलर संप्रदाय को ही ये स्कीम है क्या? क्या ये केवल मुसलमानों के? लखनऊ में देखिए तो मुस्लिम महिलाएं, कर्नाटका में देखिए मुस्लिम महिलाएं, कांग्रेस के ऑफिस के बाहर देखिए मुस्लिम महिलाएं। ये फॉर्म उन्हीं को बांटे गए क्या? अगर उन्हीं को बांटे गए तो ये तो सीधा सीधा तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा। और इससे बड़ा स्कैम है, इसमें तो राहुल गांधी का फोटो लगा है। वो तो अपने बाकायदा फोटो देख के बोल के कह रहा है सारा कर्ज माफी, मतलब मेरे पे 5 लाख 10 लाख का कर्ज है, वो भी माफी हो जाएगा। और संजय खटा और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। सर मैंने कल परसों अपना इंश्योरेंस कवर मतलब रिन्यू उसके बाद करा। भी लोगों ने वोट नहीं दिया यार, क्या बात है? सर एक संप्रदाय ने तो दिया ना, बाकियों ने नहीं दिया। एक संप्रदाय ने तो पूरा वोट दिया है। वो तो उनके, वो जो मोदी जी कहते थे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है तो मुस्लिम लीग वाली बात है, ये तो डायरेक्ट, वो तो देख ही रहे ना कौन खड़ा कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर, किसके हाथ में कार्ड है, किसके अकाउंट में पैसे आने थे। ये तो खैर, ये तो सिद्ध हो गई, कांग्रेस तो अब एक इस्लामिक पार्टी बन गई है, और ये मुसलमानों के दम पे अब चुनाव लड़ेगी। और जो केरला में इसको सीटें मिली, वो तो 14% वोट, ये एलडीएफ यूडीएफ का मुसलमान वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, तो आ गई। दिल्ली में कैसे जीते थे आपको देखिए 5-6 साल पहले, केजरीवाल इसलिए जीते थे कि कांग्रेस का तमाम वोट इसमें चला गया, आप में, वहां 63 सीटें आती है। कर्नाटका में जेडीएस का मुसलमान वोट चला गया सर, कहां? इसमें जेडीएस का मुस्लिम वोट चला जाता है हमारा इसमें कांग्रेस में, तो वहां कर्नाटका में कांग्रेस आती है। सवाल तो ये, कांग्रेस तो केवल मुसलमान वोट के आधार पे ही जीत रही है सर, जहां भी जीत रही है। नहीं तो आप बताइए, यूपी में राहुल गांधी को 7 सीटें आ सकती है कि पिछले चुनाव में इनकी 95% सीटों पे जमानत? आपने इतनी परसेंटेज बढ़ा दी है, आपने सीधे सीधे जो है वो 20% सीटें बढ़ा दी, कि 6 ही आई हैं सब। नहीं 6 सीटें कह रहा हूँ, 6 सीटें 7 सीटें जो आई हैं उनकी। अरे 7 नहीं साहब, 6। आप क्यों इनकी औकात बढ़ा रहे? जो 6 सीटें आई है सर, आप कोई परिकल्पना कर सकता है इनकी 6 सीटें आएंगी? बट हाँ, ये अब ये इस्लामिक पार्टी बन गए हैं, अब ये नई मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई है। अब ठीक है, देखते हैं अगले चुनाव में क्या होगा। अगर आपको लगता है 15% वोटों से 15% आबादी से चुनाव जीतिएगा तो बेस्ट ऑफ लक टू यू।
और अधीर रंजन चौधरी का जो आउटकम है उससे मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि उससे हिंदू को जागृत होना चाहिए, उससे कांग्रेस का जितना हिंदू कार्डर है उससे जागृत होना चाहिए, ममता का जितना हिंदू कार्डर है उनको जागृत होना चाहिए इस घटना के बाद, क्योंकि बाहर से एक मुसलमान कैंडिडेट लाया जाएगा तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और तुम भैया झुनझुना बजाते रह जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मेहनत करो, कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे हाथ। और अब की बार पाकिस्तान भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, चाइना भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और ये भी आया कि चाइना भी तो पैसा लगाया सर, वो जो इजराइल बेस्ड कंपनी जिसका नाम आ रहा है जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही थी, उसको पैसे किसने दिए? देखिए, कहीं किसी ने तो पैसे दिए उसको, वो पैसा कहाँ से आया, किसने उनको पैसा दिया, किसने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? ये जो यूट्यूब पे आरोप लग रहे हैं कि भाई 12 पुरुष और 5 महिला जिन्होंने हम जैसे राष्ट्रवादी चैनलों को और हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोग का जो रीच कम किया, वो भी तो आरोप लग ही रहे ना। आप देखिए हमारा रीच तो अब बहुत वो कम हो गया। पता नहीं अब ये क्या करेंगे। एक्चुअली एक बात तो मैं भी कहूँगा, ये पूरे 5 साल जो है ना, हम्म, वो मोदी जी ने बड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाया अपने विरोधियों के प्रति। करेक्ट। और उस सॉफ्ट रवैये का उन्होंने फ़ायदा उठा के और ये जो पूरे षड्यंत्र किए हैं और ये इलेक्शन स्टील करने का प्रयास किया है, वो सारा उसी सॉफ्ट रवैये का परिणाम है। तो इसलिए बिल्कुल मोदी जी को तो वैसे भी हार्ड हो जाना चाहिए, नहीं तो ये तो फिर ये किसी तरह की मुरव्वत थोड़ी रखते हैं। सर, ये वही वाली बात है, हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट्स पृथ्वीराज चौहान की परिस्थिति हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वो कहानी इतनी प्रेरक है, इतनी प्रेरक है, वो हमारे आने वाले 1000 साल की रणनीति तय कर सकती है। उस कहानी में इतना प्रेरक है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था हमें पता, वो भाई वो आप वो कहते तिल के वो सॉरी तेल के उसमें हाथ डाल के निकालिए और फिर तिल में डालिए, जितने तिल लगेंगे, वो वाली बात सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी वाली घटना हर जानते हैं। तो ये विरोधियों को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि विरोधियों के बाद जब सत्ता आएगी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सीधी सी बात है, इतिहास ने हमें ये सिखाया सर, बताया है। और हमारे जो पूजनीय और जो आदरणीय हमारे लोग हैं, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, अब गुरु नानक जी महाराज की बात करें, आप पृथ्वीराज चौहान जी की बात करें, सबने हमें क्या समझाया, एक ही चीज तो समझा गए हैं। तो भाई ये गलती बार बार ना करें। मैं तो कह रहा हूं कि विरोधियों को आपको, क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि कुछ विरोधियों के मुंह ना खून लग गया है, मुझे लगता है ये सब करके हम आगे आ सकते हैं। अब देखिए, अगर अखिलेश बाबू आपकी बार नहीं जीते, हमारे अखिलेश भैया, तो उनका राजनीतिक कैरियर तो खत्म था तेजस्वी यादव की तरह। अब ही हैज बिकम अ प्लेयर। ठीक है, डीएमके को जो था वो तो अपेक्षा लाइन में थे। ममता दीदी के खिलाफ हमने एक्शन नहीं लिया। जब लास्ट टाइम बंगाल का इलेक्शन हुआ, कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया सर, कितनी लेडीज का गन पॉइंट पे रेप किया गया, कितनी। एक बड़ी खबर आ रही है साहब। हाँ। पता चला है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए एक मांग रखी है। क्या? उन्होंने कहा मोदी जी से कि मुझको मिलोनी का नंबर दो। किसका नंबर दो? जॉर्जिया मिलोनी का। वो तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, वो से मोदी जी से काहे को नंबर मांग रहे हैं? उनको नहीं पता होगा ना, तो बस भाई अब आप देख लीजिए बुढ़ापे में नीतीश जी के कैसे शौक हो गए। ये तो इंटरनेट पे नंबर मिल जाएगा सर उनकी, मतलब मुझे लगता है उनकी आईटी सेल काफी कमजोर है। आईटी सेल को बोलिए थोड़ा काम वाम करे, नंबर इंटरनेट पे मिल जाता है। और बस आप की क्या बात करते हैं, इंटरनेट से लेने का और मोदी जी से स्वयं लेने का आनंद अलग है ना। नहीं 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 सर, ये तो नीतीश बाबू को तो मैं सुन रहा था, वो तो कैबिनेट मिनिस्ट्रियां मांगेंगे, भारी भारी स्पीकर का पद अरे मांगेंगे, कितनी छोटी सी बात मांगी है, देखिए आप वो भी नहीं दे रहे, क्या बात है ये। पैकेज मांगेंगे। ये क्या नंबर, ये तो इंटरनेट पे ये सारा अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, बिहार पे पकड़ मजबूत रखनी चाहिए, और चंद्रबाबू नायडू को भी। क्योंकि देखिए, दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली में दाल नहीं गलती हर एक की। यहाँ राहुल गांधी 20 साल की आयु से 54 साल की उम्र हो गई उनकी, 35 साल से अपनी दाल की हंडिया लगा के उसको हिला रहे। 34 साल से भैया राहुल गांधी की दाल नहीं गली, नेहरू गांधी परिवार में पैदा हो गए। तो नीतीश बाबू आपकी कहाँ से बात बनेगी यहाँ पे? इसलिए आप बिहार में रहिए और यहाँ दिल्ली की राजनीति को जिनके बस का उनको चलाने दीजिए। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये भी है, अब की बार पाकिस्तान ने शायद वो कांग्रेचुलेट भी नहीं किया,
और पाकिस्तान को तो बुलाया भी नहीं स्वेरिंग इन के लिए। पर मुझे समझ नहीं आया संजय सर, ये मुज्जू को क्यों बुला लिया? कल खबर आई थी कि मुज्जू को बुलाया है एज ए गेस्ट फॉर स्वेरिंग इन, ये मुझे समझ नहीं आया। अब पता नहीं, कोई होगा मोदी जी की कोई डीप ये चाल होगी, वो डीप क्या बोलते हैं उसको, ये गहरी चाल। मुज्जू ने घुटने टेक तो नहीं दिए, मुज्जू ये तो मेरा भैया भैया बचा लो, भैया भैया बचा लो, ऐसे मुज्जू आ तो नहीं गया घुटनों पे भैया बचा लो। बांग्लादेश वगैरह तो आ रहे हैं, बट ये देखिए दुनिया भर के नेताओं ने, राजनेताओं ने, सबने मोदी जी को बधाई दी, फोन किया है, पर दुनिया भर मोदी जी को बधाई दे रहा है, दुनिया भर के लोगों ने फोन कर करके मोदी जी को बधाई दी। मुझे लगता है दुनिया के हर छोटे बड़े नेता ने दी, पर राहुल गांधी जी का यह मानना है कि ये मैंडेट मोदी का नहीं है। 99 सीट पे उनका मैंडेट है, पर 240 पे मोदी का मैंडेट नहीं है। अब ऐसे परपेचुअल स्टेट ऑफ हेलोसिनेशन में जो लोग रहते हैं, उनका भी तो कुछ, उनको भी आयुष्मान भारत में कवर करवा लीजिए, ताकि वो अपना इलाज करवा सके। 5 लाख का कवर उन्हें दे दीजिए, वो अपना जाके इलाज करवा ले, वो स्वस्थ होके आ जाए। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अगर आप ऐसे परपेचुअल स्टेट ऑफ हेलोसिनेशन में रहोगे तो शायद आपके पास इलाज के पैसे नहीं, तो आयुष्मान कवर इनको देना चाहिए संजय सर, ताकि अच्छी सी जगह जाके अपना इलाज करा सके। सर मेरा प्रेडिक्शन ये है कि जो मोदी जी अब की बार आएंगे, मोदी 3.0, ये सर 10 गुना एग्रेसिव होगा, क्योंकि कुछ पीछे चीजें हुई हैं। अगर हमने, जब हमारा वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, जब ममता ने छाट के काडर की ऐसी तैसी कर दी, वहां लोग भाग गए, आसाम चले गए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और वहां खून की होली चलती रही। अगर तब ममता की गवर्नमेंट को डिसमिस किया होता, 6 महीने साल भर में प्रेसिडेंट रूल लगा के उनको थोड़ा ठीक किया होता, तो मुझे लगता आज बंगाल में हमारे पास 20 सीटें और होती। बंगाल में जो हमने एक्शन नहीं लिया, जो हमने ममता जी को बहुत लंबी रोप दे दी, जो हम कहते कि जी हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं करेंगे, उसका खामियाजा हमें आज 20 सीटें चुकानी पड़े। सर आप और हम मिलके जय जगन्नाथ बोले, जय जगन्नाथ बोले। अगर जगन्नाथ की कृपा नहीं होती, उड़ीसा में वो नारायण ने चमत्कार नहीं किया होता, अगर 20 सीटें वहां होती संजय सर और यहाँ से कम होती, तो आज आप खुद सोचिए परिस्थिति क्या होती। ना नायडू यहाँ होते हैं, ना नीतीश बाबू यहाँ होते हैं, और ना बाकी लोग यहाँ होते। बाबा जगन्नाथ ने, जय जगन्नाथ, आपने हमें बचा लिया, नारायण ने हमारे देश की रक्षा कर ली। वैसे रक्षा करने का अब नारायण का ही है, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने हमारी रक्षा कर ली, अन्यथा क्या अनर्थ होता, ये इसकी परिकल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ये तो हम बच गए सर, मैं तो कह रहा हूं अब भी बच गए, पर हमेशा ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी। और संजय सर, मुझको पता नहीं, मैंने सुना है जो ये दल बदलू थे, इनका 136 का आंकड़ा था शायद जिनको टिकटें मिली, और 123 हार गए। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट हाँ ये जरूर है 80-90% लोग। यूपी का पता है मुझको, यूपी में 35 दल बदलुओं को टिकट दिए गए थे, जिनमें से 32 हार गए। हाँ, और जो मैंने ओवरऑल सुना 136 का आंकड़ा पूरे भारत में, 123 उनमें से हार गए हैं। मतलब अगर ये आंकड़ा सच है, बट ये 80-90% का आंकड़ा है, तो इसका भी अध्ययन करना चाहिए। जो हमने 100 सीटें गंवाई है, जो यूपी में हमने 35 सीटें गंवाई, ये हमने क्यों गंवाई? क्योंकि काडर पैराशूटेड कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं करता। पैराशूटेड कैंडिडेट का काडर सपोर्ट नहीं करेगा, अपने लोग को ऊपर लाना पड़ेगा। और ये जो हमने सर, मैं थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा, ये जो भाजपा में हमने इतने मुसलमान चेहरे डाल दिए, मुस्लिम चेहरा, फायदा क्या हुआ? सीट लाना तो दूर की बात है, सीटें और निकल गई इसके चक्कर में। और अब भी जो 240 सीटें आई है, वो तो सारी हिंदुओं ने दी है ना। क्या कोई ऐसी एक सीट भी जो मुसलमानों ने दी है? कोई सीट मुसलमानों ने दी है। तो इन मुस्लिम चेहरों का क्या फायदा? अगर इससे 6% कोर हिंदू वोटर कटता है, और मतलब, तो इसका भी अध्ययन करना चाहिए कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये काम कर नहीं रहा, क्योंकि इस सब को देखते हुए जो हमारा कोर वोटर वही कट रहा है, वो वोट देने नहीं आ रहा है। क्योंकि भाजपा का लगभग 1% वोट प्रतिशत गिरा है सर। जो हम उम्मीद करते थे संजय सर 42-43% तक वोट प्रतिशत जाएगा, वो तो 1% गिरा है, लगभग 0.8%। इन सब चीजों का भी अध्ययन करना पड़ेगा सर, कि अब की बार क्या हमें अपनी छवि प्रतीत करनी, क्या हमें अपनी छवि दिखानी है। और सच तो ये है सर, बेडरॉक भाई, ऑफ जिन लोगों ने इलेक्शन फ्रॉड किया उनका क्या आप इलाज नहीं करेंगे? जिन लोगों बिल्कुल ने वोट जिहाद की अपील की, क्या आप उनका इलाज नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई, क्या आप उनका इलाज नहीं करेंगे? यदि आप नहीं करेंगे तो फिर तो वो आगे
के लिए उनके लिए लाइसेंस होगा और वो और भी झूठी अफ़वाहें फैलाएँगे और भी फ्रॉड्स करेंगे और भी सारे काम करेंगे। अगर सर आपके पास कोई एग्ज़िस्टिंग लॉ नहीं है, तो तो लॉ बनाइए। लाइए, बिल्कुल लाइए। ये जो जर्मनी से बेटा कॉकरोच बकवास कर रहा था, जर्मन कॉकरोच, ऐसे कई सारे लोग हैं। और ऐसे चाइना के दलाल यहाँ बैठे, कुछ चाइना में बैठे, कुछ यहाँ बैठे। ये जो इन्होंने पूरा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, रिजर्वेशन हट रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, इन्होंने पूरी जो इलेक्शन फ्रॉड की है, जो इन्होंने पूरी हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की है, उनका तो उन्हें तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तो हमारे पास 5 साल हैं। 5 साल में देखिए कौन कौन ये लोग हैं, कौन कौन ऐसे देश के गद्दार है, पाकिस्तान के यार है, चाइना के यार है। इनको तो इनका हिसाब किताब तो होना चाहिए। और मैं देख रहा था अभी ये सहारनपुर में सर, ये इमरान मसूद जीता है, तो वो फिर शाम को वही 200 लड़के बाइकों पे, एक बाइक पे 5-5 लड़के, और वही एक ही संप्रदाय के रैलियां निकाल रहे हैं। तो अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति भी गड़बड़ा सकती है। तो बाबा की तो सर की मुसीबत बढ़ गई है, बाबा की तो मुसीबत डबल हो गई है। अब जो पहले परिस्थितियां थी, अब समाजवादी के इतने एमपी चुन के आ गए हैं, आप जानते हैं कि नीचे परिस्थितियां बदलती है, ग्राउंड पे इंटरफेरेंस होता है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं जो यूपी हमारा इतना ऊपर आ गया था, वहां भी तो दिक्कतें आ गई। और सर सीधी सी बात है, अगर यूपी हिलेगा तो भारत की गद्दी हिलेगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, यूपी नहीं हिल सकता किसी भी परिस्थिति में। यूपी में 70-80 सीटें हमें चाहिए दिल्ली में बैठने के लिए। ये चीज भी हमें बहुत क्लियर तरीके से समझनी पड़ेगी। कोई भी मजबूरी हो, कोई भी लालसा हो, कोई भी एल्यूरमेंट हो, बट न यूपी हिल सकता है, न यूपी को हिला सकते हैं, न यूपी को छेड़ सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट, एक इंग्लिश में कहावत है, वो आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। और ये तो हमने आरएलडी से टाई अप कर लिया सर, वक्त रहते। अगर आरएलडी से टाई अप नहीं करते, 6 से 8 सीटें वेस्टर्न यूपी में और हाथ से जाती। ये आरएलडी के टाई अप से बच गई 8 सीटें। जयंत 2 अपनी ले आया, 8 सीटों में जो उसका प्रभाव है वो और हमारे अप में आ गई। और ये तो बाबा बैठे यूपी में, अगर अन्यथा बाबा नहीं होते तो मुझे लगता 2-3 पे भी आंकड़ा आ जाता। कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में त्रासदी हो सकती थी, मतलब नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, त्रासदी होने से बच गई। तो ये काफी चीजें हमारे सीखने की है सर। और मैं कहता हूं, भारत का मान, स्वाभिमान, पहचान भगवा है। यहाँ बेड रॉक ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज हिंदू। सूर्य देव का रंग भगवा, नारायण का रंग भगवा, मां कमला का रंग भगवा। भगवा के बिना, हमारे ध्वज में भगवा केसरी है सर, भगवा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। भगवा के बिना भारत नहीं, भगवा नहीं तो भारत नहीं। ये चीज मतलब ना, इट हैज टू बी कास्टेड ऑन स्टोन। इस चीज को पत्थर में लिखना पड़ेगा। और इस चीज से हम भाग नहीं सकते। इस चीज को तो बीजेपी को भी ऑनर करना पड़ेगा ना। वो तो उनके जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा था भगवा का अर्थ भाजपा नहीं है, तो जनता ने उनको स्वाद चखा दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अब बेड ये रॉक है, ऑफ सिविलाइजेशन इज हिंदू। तो भगवा तो आप नकार सकते ही नहीं ना। हिंदू तो, भगवा तो हमारा अस्तित्व है। भगवा, हिंदू जब पैदा होता तब भगवा, जब मरता तब भगवा। भगवा तो बिना तो हिंदू है ही नहीं। ये तो मुझे समझ नहीं आया माननीय नड्डा जी ने कैसे कह दिया। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर आज जाने से पहले आपका धन्यवाद, सभी को साधुवाद। आज जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, आपने हमें बचा लिया। भारत जय माता की जगन्नाथ। आप भी करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। बचा लिया उन्होंने हमें, मैं बचा भगवान लिया। नहीं। अब पूरी जाना पड़ेगा मुझे। और बात जाते जाते, भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव।